हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है कपिल स्टडी में। और आज हम आपको अम्ल क्षार लवण का के चैप्टर का आगे का जो पोर्शन बचा हुआ था वो पढ़ाएंगे, जिसमें आपका क्लोर क्षार प्रक्रिया है और कुछ लवणों की निर्माण विधि है और उनका प्रयोग है। वो मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो जो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या है, देखिए ये क्लोर और क्षार, तो इसमें ये चीज़ कंफर्म है कि क्षार कोई आएगा और क्लोर में क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन का बात होगा इस पूरे प्रक्रिया में, क्षार और क्लोरीन का। तो देखिए होता है इसमें क्या है कि जब हम NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार होता है वो प्राप्त होता है, Cl2 क्लोरीन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है H2। तो इसीलिए ये सब प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि उत्पाद के रूप में हमें एक क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस मिलती है। तो देखिए इसमें रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम लेते हैं NaCl प्लस H2O, ये इसका जलीय सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है। जब ये क्रिया होती है तो हमारे पास बन के आता है NaOH प्लस Cl2 और प्लस H2, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है और ये क्लोरीन, ये दोनों उत्पाद के कारण ही इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत प्रवाहित करने पर तो NaCl जो उसकी साधारण नमक का फार्मूला है कि जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन प्रोडक्ट के रूप में बनता है, ठीक है। इसके बाद जो इसमें अगला टॉपिक है हमारा वो है कि कुछ लवणों की हमें निर्माण विधि पढ़नी है और उनके प्रयोग पढ़ना है कि उनके प्रयोग क्या क्या है हमारे दैनिक जीवन में। तो देखिए जो इसमें हम पहला लेते हैं वो है हमारा विरंजक चूर्ण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लीचिंग, BLEACH पाउडर, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर। अब पहले इसमें हम जानेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसका नाम क्या होता है और उसके बाद उसकी बनाने की विधि जानेंगे। तो सबसे पहले चीज इसमें जो आएगा वो है कि रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक सूत्र पहले जानेंगे, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है विरंजक चूर्ण का, तो ये होता है CaOCl2 और जो इसका नाम होता है यहाँ पे Ca है तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम हो जाएगा CaOCl2 का, ठीक है। ये हो गया आपका रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब आते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है, कैसे हम इसको बनाएंगे। तो देखिए अगला चीज है इसमें बनाने की विधि, बनाने की विधि, ठीक है। तो बनाने की विधि कैसे बनाएंगे, तो देखिए बनाना क्या है पहले इस पे ध्यान दीजिए। CaOCl2 यानी कि हमें इसमें बनाने में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो पहली चीज़ है कैल्शियम की आवश्यकता होगी, दूसरी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तीसरी चीज़ क्लोरीन, यानी कम से कम ये तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी हमें बनाने के लिए विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए हमें कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन की आवश्यकता होगी। तो देखिए तो इसलिए हम कोई ऐसा लेंगे अभिकारक जिसमें ये तीनों चीज मौजूद हो, उसी से तो बनेगा ये। तो देखिए इसमें जो पहला लेते हैं वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखिए कैल्शियम आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया, बचा क्या क्लोरीन, तो ले लेते हैं क्लोरीन Cl2।
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे जब हम Cl2 की क्रिया कराएंगे, क्लोरीन क्रिया कराते हैं, तो बनता क्या है आपका, ये बन जाएगा CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है, देखिए क्योंकि जो हमारा व्यंजक का फार्मूला उसमें तो ये H है नहीं, तो जो H है वो बाहर निकल जाएगा H2O के रूप में, और हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड विरंजक चूर्ण। यही है आपका विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब देखिए ये इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्लोरीन है, और ये विरंजक चूर्ण, और ये जल है। ठीक है, अब आते हैं कि इसका प्रयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में। तो देखिए अगली चीज है, इसको भी मिटा देते हैं। इसका उपयोग क्या है, उपयोग। ठीक है, तो इसके उपयोग की बात करें जैसा कि, तो उपयोग में देखिए इसके नाम में लिखा है विरंजक, मतलब रंगों को उड़ाने वाला। तो रंगों को उड़ाने वाला इसके नाम ही में है, तो इसका काम जरूरी ऐसा कुछ होगा। तो देखिए इसका जो पहला प्रयोग है वो है कि कपड़ों तथा कागजों का रंग उड़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला है कपड़ों तथा कागजों का रंग उड़ाने में का मतलब यहाँ पे गायब करने से, कि उसका जो कलर है उसको गायब कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा इसका जो यूज है वो है आपका कि उद्योगों में इसका प्रयोग उपचायक के रूप में होता है। उद्योगों में उपचायक के रूप में, उपचायक के रूप में। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है उपचायक। उपचायक का मतलब क्या होता है, तो देखिए अगर आप जो पहला चैप्टर है इसका पढ़े होंगे तो उसमें ऑक्सीकरण, अपचयन, ये सब चीजें आई थी। तो वहाँ पे इस चीज का जिक्र जो कि नहीं हमने किया था। तो उपचायक देखिए क्या होता है, उपचायक ऐसा पदार्थ होता है जो उपचयन करता है, उपचयन करने वाला। उपचायक किसे कहेंगे, तो जो उपचयन करता है उसी को बोलते हैं उपचायक। अब उपचयन क्या होता है, तो उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीकरण भी बोलते हैं इसको, उपचयन को उपचयन या ऑक्सीकरण। तो उपचयन या ऑक्सीकरण क्या होता है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, या उसी को हम लोग उपचयन बोलते हैं। अगर कहीं पे किसी यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसे बोलेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण, और जो उपचयन करने वाला पदार्थ होता है उसी को बोलते हैं उपचायक। तो उद्योगों में इसका जो प्रयोग है उपचायक के रूप में भी होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरी चीज, तीसरा जो इसका प्रयोग है वो है आपका जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। जब जल में जीवाणु आपके पड़ जाते हैं तो उससे मुक्त करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ठीक है, तो तीसरा यूज है जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। ठीक, तो इसके तीन यूज हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख ही रहे हैं आप, पहला जो है रंग उड़ाने में हो रहा है, दूसरा उपचायक के रूप में हो रहा है, और तीसरा जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। तो ये इसके यूज हो गए ब्लीचिंग पाउडर के। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला है हमारा लवण वो है खाने का सोडा। अगला हमारा खाने का सोडा। इंग्लिश में बेकिंग पाउडर बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, खाने का सोडा। तो देखिए अब इसमें भी वही पहला चीज जानेंगे कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है और नाम क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र पे आते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ये पहले जानते हैं।
तो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 नाम हो जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका जो नाम है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और फॉर्मूला है NaHCO3। ठीक, अब दूसरा चीज है कि आते हैं इसको बनाने की विधि पे। ठीक है, तो इसमें भी जैसा कि हमने पिछले में बताया था व्यंजन चूर्ण में कि देखिए हमें बनाने के लिए चाहिए क्या क्या। तो पहला इसमें Na है तो यानी हमें सोडियम चाहिए, दूसरा हाइड्रोजन है तो हमें हाइड्रोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी, तीसरा कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है CO3। ठीक है, तो कार्बन की आवश्यकता पड़ेगी और ऑक्सीजन, ये 4 परमाणुओं की आवश्यकता पड़ेगी हमें अभिकारक के रूप में, तभी ये हमारा प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। तो देखिए इनको कैसे लेते हैं। तो पहला आपका जो है वो हो जाएगा NaCl। ठीक है, यहाँ से देखिए Na मिल गया, Cl एक्स्ट्रा है तो इसको गायब करेंगे। पहले देखिए फिर CO2, तो देखिए यहाँ से कार्बन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, फिर है NH3, देखिए यहाँ से नाइट्रोजन मिल जाएगा, और फिर है H2O। इसमें 4 चीज़ें होती हैं, ये सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और जल। जब भी क्रिया कराते हैं तो बनता है हमारा NH4Cl प्लस NaHCO3। ठीक है, तो ये जो कि हमारा ये प्रोडक्ट है इसी को हमें बनाना था, तो ये हमारा मिल गया यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। ठीक है, तो NaCl क्रिया सोडियम क्लोराइड पे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जल क्रिया कराते हैं तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और खाने का सोडा, बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। तो ये इसे बनाने की विधि होगी। नाम क्या है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला क्या है NaCO3। ठीक, अब तीसरा चीज है, हाँ एक चीज और जान लीजिए कि देखिए ये इसका प्रयोग, जैसे कि मैंने बताया नाम ही खाने का सोडा, तो खाने में भोजन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भोजन में इसका प्रयोग किया जाता है तो भोजन के समय इसको गर्म किया जाता है, भोजन में डालेंगे तो भोजन पकाने के लिए भोजन को गर्म करना ही पड़ेगा। तो जब गर्म करते हैं तो होता क्या है, देखिए जब इसको आप हीट करेंगे भोजन में डालकर, तो हीट करने पे क्या क्या होता है, देखिए ये टूट जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, जब इसको खाने में डाल के हम गर्म करते हैं, भोजन पकाते हैं, तो टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, और ये इसको बनाने की विधि हो गई। ठीक है, अब जो अगली चीज है ये है कि इसका उपयोग क्या क्या है, तो वो हम देखेंगे। तो देखिए उपयोग जो है इसका, जो दैनिक जीवन में हमारा उपयोग है, बहुत सारे उपयोग हैं, हम 5-6 इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानेंगे। तो देखिए जो उपयोग है उसमें पहला है कि इसका उपयोग हम भोजन को शीघ्रता से पकाने में करते हैं। अगर हमें भोजन को शीघ्रता से पकाना हो तो हम खाने के सोडे का यूज करते हैं, बेकिंग सोडे का। अगर उसको भोजन में डाल देंगे तो जो हमारा भोजन है एक नॉर्मल समय से पहले ही पक जाएगा। तो पहला है भोजन को शीघ्रता से पकाने में। ठीक है, पहला उपयोग हो गया कि भोजन को शीघ्रता से पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा है इसका प्रयोग जो है कि अगर हमें खस्ता पकौड़े बनाने हो तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा है कि खस्ता पकौड़े बनाने, ठीक है, जब खस्ता पकौड़े बनाते हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला है वो है कि जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा हो गया आग बुझाने
वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो है, अगर मान लीजिए कि आप कच्चा दूध है, अगर उसमें इसको डाल देंगे बेकिंग सोडा को, जो दूध है वो जल्दी फटेगा नहीं, थोड़ा देर तक अच्छा रहेगा, मतलब खराब नहीं होगा। तो चौथा हो गया कि कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक नहीं फटता है। जब हम इसको कच्चे दूध में मिला देंगे तो जो दूध है वो जल्दी फटेगा नहीं। ठीक है। अगला है कि जब हमारे पेट में अम्ल मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पांचवा है पेट की अम्लता को दूर करने। ठीक है। तो ये इसके 5 पॉइंट हो गए जो उपयोग के रूप में है। पहला है भोजन को शीघ्रता से पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि खस्ते पकौड़े बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर एक कच्चे दूध में मिलाएंगे अगर आप इसको, तो दूध जो है वो देर तक नहीं फटेगा। और पांचवा है कि अगर पेट में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई हो तो उसको भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो अगला टॉपिक है वो है आपका धावन सोडा, इंग्लिश में वाशिंग सोडा बोलते हैं। देखिए धावन सोडा और उसके बाद आपका एक और बचेगा, उसको बताना है केवल प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो 2 चीज़ें और है। पहले धावन सोडा देखते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र देखिए, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है धावन सोडा का वो होता है Na2CO3 × 10H2। ठीक, Na2CO3 × 10H2। नाम क्या हो जाएगा? इतने का नाम जो है वो है सोडियम कार्बोनेट। ठीक, उसके बाद इसका जो नाम है, यहाँ पे 10 है तो 10 को बोलते हैं डेका, और उसके बाद ये H2O को बोलेंगे हाइड्रेट। ठीक, तो इसका जो नाम और सूत्र क्या हो गया? धावन सोडा का सूत्र हो गया Na2CO3 × 10H2। नाम क्या हो जाएगा? इतने का नाम है सोडियम कार्बोनेट और इसका नाम है डेका हाइड्रेट। तो पूरा हो गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब देखिए आते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है, बनाने की विधि। ठीक, तो देखिए बनाते कैसे हैं। तो इसमें देखिए सोडियम हमें चाहिए, कार्बन चाहिए और ऑक्सीजन, कम से कम 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि क्रिया करा देते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पे क्रिया करा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। जब इस पर क्रिया करा देंगे, इन दोनों की जब आपस में विक्रिया कराएंगे तो आपका बन जाएगा Na2CO3 + H2। ये आपका है धावन सोडा। तो ये आपका बन जाएगा धावन सोडा। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो आपका बन जाएगा वाशिंग सोडा। अब इस पे आते हैं। इसके बाद इसका उपयोग क्या क्या है। तो उपयोग देखिए, उपयोग इसके क्या क्या है। तो जो पहला उपयोग है इसका वो है, आप जानते हैं धावन सोडा का पहला उपयोग क्या हो सकता है। पहला है कपड़ा धोने में। कपड़ा धोने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, अभी जो बताए हैं वाशिंग सोडा, जो पहले बताए हैं बेकिंग सोडा, उसको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो NaHCO3 बनाने में। ठीक, बेकिंग सोडा को भी बनाने में धावन सोडा का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा है
आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, धावन सोडा का। चौथा है जल की कठोरता को दूर करने में, जल की कठोरता को दूर करने में। और इसके बाद पांचवा है आपका कपड़ा धोने में हो गया, और धावन सोडा के द्वारा इसकी सहायता से, धावन सोडा की सहायता से बेकिंग सोडा बनाने में इसका प्रयोग हो गया। आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका प्रयोग कर सकते हैं आप, और जल कठोरता को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कांच एवं कागज उद्योग में, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये उपयोग अगर कुछ धावन सोडा के, पहला हो गया कपड़ा धोने में, फिर बेकिंग सोडा बनाने में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, जल कठोरता को दूर करने में, और कागज एवं कपड़ा उद्योग, कागज एवं कांच के उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद जो अगला आपका लवण है, लास्ट है ये चैप्टर का, इसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र इसका जो होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, जो इसका रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है रासायनिक सूत्र? CaSO4 इंटू हाफ H2O। नाम पे है तो इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और इतने का जो नाम है ये 1/2 है, तो इसको बोलेंगे अर्ध हाइड्रेट। पूरा इसका नाम जो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। और रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, अब देखिए बनाते कैसे हैं, इसको बनाने की विधि आते हैं। तो इसी के मिलता है, इसी के जो इसका रासायनिक सूत्र है इसी के समान मिलता जुलता एक है, नाम है उसका जिप्सम। फॉर्मूला क्या है? CaSO4 इंटू 2H2, नाम है इसका जिप्सम। ठीक है, तो जब ये जिप्सम है आपका, देखिए यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 2 है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो जब हम इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, अब इसको क्या करेंगे कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट कर देंगे, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको गर्म कर देंगे, तो आपका बन जाएगा CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2O बाहर निकल जाएगा। तो होता क्या है इसमें कि जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जो इसके जल के यहाँ पे अणु हैं वो कम हो जाते हैं, कम होके देखिए यहाँ पे जो एक अणु है वो गायब हो गया। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये है, तो इसको अगर कम कर दिया जाएगा तो इस रूप में ही आ जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, जो कि आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। ये उसी रूप में है, बस लिखने का दूसरा तरीका अलग है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का हो गया तरीका। अब देखिए इसके यूज पे आते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, तो इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उपयोग की बात करें तो पहला ये इसका उपयोग ये है कि जब हड्डियां टूट जाती हैं तो उसको सही स्थान पर व्यवस्थित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, तो पहला हो गया कि टूटी हड्डियों को सही स्थान पे व्यवस्थित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला है टूटी हुई हड्डियों
को सही स्थान पर व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है। जब हड्डियाँ टूट जाती है तो उनको सही स्थान पे व्यवस्थित करने के लिए, अरेंज करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो अगला इसका प्रयोग है वो है मूर्तियों के निर्माण में। मूर्तियाँ जब बनाई जाती हैं तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा है मूर्तियों एवं खिलौनों के निर्माण में, ठीक है। और तीसरा जो प्रयोग है वो है सतह को चिकना बनाना, ठीक है। तो ये इसके इम्पोर्टेंट यूजेज हो गए दैनिक जीवन में। देखिए पहला है कि हड्डियां जब टूट जाती हैं तो उसको सही स्थान पर व्यवस्थित करने के लिए, दूसरा है कि मूर्तियों खिलौनों के निर्माण में, और फिर सतह को चिकना बनाने में। अब एक और इसका जो इम्पोर्टेंट गुण है, प्रॉपर्टी है, उसको देख लेते हैं। देखिए जब आपका देखा जैसे हमने अभी कि जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो उसके जो जल के अणु होते हैं कुछ अणु निकल जाते हैं जिससे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसी तरह इसकी विपरीत क्रिया भी होती है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जल के संपर्क में आता है तो ये भी जल को सोख लेता है, और जल को सोख लेने के पश्चात ये भी जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों तरफ क्रियाएं चलती हैं। अगर हम जिप्सम को जब हीट करते हैं, ये हीट तापमान का साइन है, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब गर्म करते हैं तो आपका बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसी के विपरीत इसमें होता क्या है कि जिप्सम में से कुछ जो जल के अणु निकल जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो उसी के उल्टा जब प्लास्टर ऑफ पेरिस पुनः जल के संपर्क में आता है, अगर ये जल के संपर्क में आ गया तो पुनः ये जिप्सम बना देगा, और जो जिप्सम होता है वो कठोर हो जाता है। जो थोड़ा सा कठोर नहीं रहता है तो जल के संपर्क में आने पे ये ठोस रूप में आ जाता है, कठोर हो जाता है। ये दोनों क्रियाएं आपस में चलती है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी कन्वर्ट होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका जो एसिड बेस और साल्ट था, ये वाला चैप्टर आपका पूरा खत्म हो गया जो थ्योरी पोर्शन था। अब आपका इस पे जो रिलेटेड एक्सरसाइज होगा वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। और जो कुछ भी एक्सरसाइज में केवल वही चीज़ें बताई जाती हैं जो आपको मैंने थ्योरी में नहीं बताई है, या जो एक्सरसाइज जो थ्योरी में बताई हैं लेकिन उसके बारे में कम बताया है। तो वो अच्छे जो सवाल हैं, आपके क्वेश्चंस हैं NCERT की बुक में जो दिए रहते हैं, उसी से मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। तो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। और इस वीडियो में इतना ही। आपको अगले वीडियो में इसका जो एक्सरसाइज है, हमने 6 लेवल का पूरा चैप्टर का एक्सरसाइज और जो pH पे जो सवाल थे वो भी मैं आपको करा दूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा अगला वीडियो जरूर देखें, तभी आपको जो इसका एक्सरसाइज है वो क्लियर होगा।